हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप यू ऑल आर गुड। और वैसे तो आपने थंबनेल देख ही लिया और आप समझ चुके हैं कि आज हम किस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन को, जो कि आपका 23 दिसंबर को हुआ है। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, जो आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर होता है उसका कोड हमेशा आपको चेक करना है। और उसका कोड जो है, जो सीबीएसई के द्वारा डिक्लेयर किया गया है, वो 28 किया गया है। 028 जो आपका पॉल साइंस का सब्जेक्ट कोड है। और इसके प्रीवियस लेक्चर में हम ऑलरेडी इवनिंग के पेपर को डिस्कस कर चुके हैं। तो जो फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स इवनिंग में पढ़ते हैं और इवनिंग का पेपर देखना चाहते हैं वो कैसा आया था, तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये जो लेक्चर होने वाला है ये डिटेल्ड लेक्चर नहीं रहेगा। यहाँ पर हम बेसिकली केवल आंसर्स को फाइंड करेंगे, आंसर्स के ऊपर बात करेंगे। टोटल पेपर की बात करें तो टोटल पेपर जो है वो 80 मार्क्स का है। और इसके लिए जो मैक्सिमम टाइम आपको दिया जाएगा वो 3 आवर्स दिया जाएगा, यानी कि 3 घंटे जो है वो आपको इसके लिए मिले होंगे। पेपर जैसे कि हमें ऑलरेडी पता है कि 5 सेक्शंस में बटा हुआ है। तो चलिए जल्दी से चलते हैं फर्स्ट सेक्शन की तरफ, यानी कि सेक्शन ए। सेक्शन ए टोटली अगर बात की जाए तो 12 मार्क्स का ये सेक्शन है। और यहाँ पर एमसीक्यू बेस्ड जो है वो आपके क्वेश्चन है। जल्दी से चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी थी। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो आपका राइट आंसर है वो क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो यहाँ पर आपका राइट आंसर है। जैसा कि हमें पता है कि सोवियत सिस्टम के अंदर जो शासन रन कर रहा था, जो व्यवस्था रन कर रही थी, वो क्या थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी। सेकंड क्वेश्चन के रूप में हम यहाँ पर देख सकते हैं, सोवियत संघ में व्यवस्था को सुधारने के लिए निम्नलिखित में से किसे उत्तरदायी माना जाता है। तो हम सभी को जैसा कि पहले से ही पता है, जो मिखाइल गोर्बाचेव हैं उन्हें ही क्या माना जाता है कि उन्होंने क्या प्रयास किए थे, सोवियत संघ में व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रयास किए थे। थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो थर्ड क्वेश्चन जो है वो एशिया का एकमात्र देश जो G7 के देशों में शामिल है। तो G7 के देशों की अगर बात करें और एशिया की बात करें तो वो जो देश है उसका नाम क्या है, जापान। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, जापान होगा। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो भी एमसीक्यू बेस्ड है और यहाँ पर आपसे पूछा हुआ है, श्रीलंका संकट में अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता के रूप में भूमिका निभाने वाले स्कैंडिनेवियन देश में शामिल है। यानी कि यहाँ पर आपको क्या बताना है कि श्रीलंका में जो संकट हुआ उसमें मध्यस्थता किसके द्वारा निभाई गई। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है बेटा वो है ऑप्शन बी, यानी कि नॉर्वे और आइसलैंड जो है उनके द्वारा श्रीलंका में अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता के रूप में भूमिका निभाई गई थी। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं जल्दी से फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन के ऊपर। ये जो दोनों क्वेश्चन है ये बेटा अभिकथन और कारण पर आधारित प्रश्न है। इसके अंदर जो ऑप्शंस है ये हम अपनी रेगुलर क्लासेस में कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम ऑप्शंस को डिस्कस ना करके जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, जो कि अभिकथन से रिलेटेड है। यहाँ पर अभिकथन कह रहा है कि यूनिसेफ का मुख्य कार्य बच्चों के लिए आपातकालीन धन एकत्रित करना और पूरे विश्व में बच्चों के विकास कार्यों में सहायता करना है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि ये कथन जो है ये बिल्कुल सही है। और अगर हम बात करें कारण की कि यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है, तो ये कथन भी क्या है, सही है। लेकिन ये एक दूसरे को रिलेट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा बी। यानी कि अभिकथन और कारण जो है दोनों सत्य हैं, परंतु जो कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता। चलिए इसी के साथ चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ, जो कि अभिकथन और कारण से रिलेटेड है। पहला अभिकथन यहाँ पर क्या कह रहा है कि भारत में बंगाल टाइगर को बचाने की मुहिम चल रही है। तो जी बिल्कुल सही बात है कि भारत में जो बंगाल टाइगर्स है उसको बचाने की सेव द टाइगर के नाम से जो मूवमेंट शुरू हुआ हुआ है उसमें हम इसे देख सकते हैं। और अगर यहाँ पर हम कारण की बात करें तो इनकी संख्या लुप्त होने की हद तक कायम हो चली है, यानी कि ये क्या है, अब समाप्त होने के कगार पर आ चुके हैं। इसीलिए सरकार के द्वारा बंगाल टाइगर को बचाने की मुहिम चलाई गई है। तो ये दोनों ही पॉइंट क्या है, सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, आपका ए होगा। यानी कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी
नहीं है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे कि कौन सी एजेंसी जो है वो नहीं है। अगर हम यहाँ पर पॉइंट्स की बात करें तो यूएनडीपी भी इसकी एजेंसी है, यूनेस्को भी इसकी एजेंसी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, डब्ल्यूएचओ के नाम से जानते हैं, वो भी क्या है, इसकी एजेंसी है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो गया बेटा, ह्यूमन राइट वॉच जो है वो इसकी एजेंसी नहीं है। तो सेवंथ का आपका राइट आंसर क्या है, ए। एट्थ क्वेश्चन की बात करें तो एट्थ क्वेश्चन जो है वो चॉइस बेस्ड क्वेश्चन है। तो पहले एक बार पूरे क्वेश्चन को देख लेते हैं ताकि हम आंसर को अच्छे से फ्रेम कर पाए। तो एट्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो एट्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, विश्व की साझी विरासत के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो यहाँ पर आपको चार कथन दिए गए हैं और चारों में से कोई एक ऐसा कथन है जो कि असत्य है। तो हमें केवल उसको फाइंड करना है और उसके बेसिस पर जो आपको कोड दिए हुए हैं, संकेतावली में जो कोड दिए गए हैं, उसके आधार पर आपको आंसर को फाइंड करना है। तो पहले एक बार देख लेते हैं, उत्तरी गोलार्ध के देश विश्व की सारी विरासत को बचाने के लिए दक्षिण गोलार्ध के देशों को अधिक चिंतित हैं। तो स्टूडेंट्स यही वाला जो पॉइंट है वो क्या है, हमारा असत्य है। बाकी के पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो वो क्या है, सभी सत्य है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से देख लेंगे, जिसके अंदर वन नहीं है वही वाला हमारा राइट आंसर होगा। और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हमारा राइट आंसर है वो क्या है, डी। तो चलिए जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो भी आपका चॉइस बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित घटनाक्रम को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, यानी कि जो घटना पहले घटी है उसे पहले आपको लिखना है और उसके बाद उसे डिसऑर्डर में चलना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग क्या है, हमारा सबसे लास्ट में हुआ था। तो ये हमारा क्या आ गया, फोर्थ नंबर पर आ गया। उसके बाद योजना आयोग की बात करें तो योजना आयोग क्या है आपका, सबसे पहले आई थी। तो ये फर्स्ट नंबर पे हो गया। पहली पंचवर्षीय योजना को लागू करना जो है वो क्या हो गया, हमारा दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, हमारा दूसरा ऑप्शन हो गया। और यहाँ पर जो बच गया है वो क्या है, हमारा तीसरा ऑप्शन है। तो इसी काल क्रमानुसार की बात करें तो यहाँ पर है। तो यहाँ पर आप देख लेंगे कि कौन सा ऑप्शन है जो इसके अकॉर्डिंगली है। तो हम क्या देख सकते हैं, 4 3 2 1। तो 4 3 2 1 क्या है, हमारा बी ऑप्शन है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा, आंसर बी। जल्दी से चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो यहाँ पर जैसे कि आप क्लियरली देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है कि 1944 में उद्योगपतियों का एक समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया, जिसे क्या कहा गया। तो हम इसे अपने रेगुलर क्लासेस में कई बार देख चुके हैं, तो डिटेल में यहाँ पर बात करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या है, बॉम्बे प्लान जो है, ये जो प्लान है ये एग्जीक्यूट नहीं हो पाया था, ये चल नहीं पाया था, लेकिन इसे किस नाम से जाना गया, बॉम्बे प्लान के नाम से जाना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक राम मनोहर लोहिया के समाजवादी के प्रतीक से मेल नहीं खाता है। तो आप देखेंगे कुदाल भी है, बंधन ग्रह भी वहां पर दिख जाएगा आपको, मत की भी बात की गई है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या है, हथौड़ा जो है वो उनके प्रतीकों में से मेल नहीं खाता है। और फर्स्ट सेक्शन यानी कि जो आपका ए सेक्शन है उसका लास्ट क्वेश्चन जो कि 12th क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है, 1975 में आपातकाल के लागू होने के पश्चात लोकतंत्र के दमन के विरोध में पद्म भूषण तथा पद्मश्री सम्मान जो है वो किस लेखक के द्वारा लौटाया गया था। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके लिए हो सकता है नया क्वेश्चन हो, लेकिन अगर इसके राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी जो है वो आपका यहाँ पर राइट आंसर है। तो आई होप आपको पार्ट 1 जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब जल्दी से चलते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी की बात करें तो ये 12 मार्क्स के लिए ये जो सेक्शन है ये रहेगा और इसके अंदर आपके 6 क्वेश्चंस हैं जो कि 2-2 मार्क्स के हैं। तो 2 मार्क्स के लिए जैसा कि हमें ऑलरेडी पता है कि हमारी वर्ड लिमिट कितनी है, तो यहाँ पर हमारी वर्ड लिमिट जो है वो ओनली कितने हैं, 50 वर्ड्स हैं। तो आपको 50 वर्ड्स के अकॉर्डिंगली इसे यहाँ पर करना होगा। चलिए जल्दी से चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, मार्शल योजना किसे कहा जाता है। तो देखिए आंसर जो है वो आपके डिस्प्ले पर भी आ रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात शीत युद्ध के दौर में अमेरिका ने क्या की थी, यूरोप की अर्थव्यवस्था को दोबारा से एस्टेब्लिश करने, पुनर्गठित करने की क्या की थी, मदद की थी। और इसे ही हम किस नाम से जानते हैं, मार्शल योजना के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, सहयोग मूलक सुरक्षा की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो सहयोग मूलक सुरक्षा होती क्या है, पहले इसे देख लेते हैं। आंसर तो आपके डिस्प्ले पर आ ही रहा है, गरीबी मिटाने, तेल और बहुमूल्य
धातुओं की आपूर्ति बढ़ाने, शरणार्थियों की आवाजाही के प्रबंधन और महामारी के नियंत्रण में सैन्य बल की अपेक्षा अंतरराष्ट्रीय सहयोग से रणनीति तैयार कर निपटा जा सकता है। और यह सहयोग द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, महादेशीय अथवा वैश्विक स्तर का हो सकता है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, सहयोग मूलक सुरक्षा के नाम से जानते हैं। यानी कि विश्व की जितनी भी समस्याएं हैं, उन्हें युद्ध के द्वारा या किसी दूसरे अनैतिक साधनों के द्वारा निपटाने के बजाय अगर विश्व आपस में कोऑर्डिनेट करता है, आपस में मिलजुल कर उस समस्या का समाधान करता है, तो उसे ही क्या कहा जाता है, सहयोग मूलक सुरक्षा कहा जाता है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए जल्दी से चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, सामाजिक सुरक्षा कवच से क्या आशय है, इसे स्पष्ट कीजिए। तो सामाजिक सुरक्षा वाला जो चैप्टर है, वहां पर भी हमने इसे बहुत डिटेल में पढ़ा था। जल्दी से आंसर्स को देख लेते हैं। आंसर के रूप में हम देख सकते हैं कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को जन कल्याण सुविधाएं, या हम कह सकते हैं बेसिक नीड, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, साफ सफाई की सुविधाएं आदि राज्य द्वारा उपलब्ध कराए जाने को सार्वजनिक सुरक्षा कवच कहा जाता है। सामाजिक न्याय से सरोकार रखने वालों का कहना है कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान करना चाहिए, ताकि उन पर वैश्वीकरण के जो दुष्प्रभाव है उन्हें रोका जा सके। तो आई होप अब आपको ये वाला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 15 जो है, वो भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए क्विकली चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, शक्ति संतुलन किसे कहा जाता है, या बैलेंस ऑफ पावर जो है वो किसे कहा जाता है। तो आंसर आपके डिस्प्ले पर ऑलरेडी आ रहा है। शक्ति संतुलन विभिन्न देशों के बीच शक्ति की एक ऐसी व्यवस्था है जो किसी एक देश या देशों के समूह को इतना शक्तिशाली बनाने से रोकती है कि वो अन्य देशों पर हावी ना हो सके। शक्ति संतुलन बनाए रखने की यह कवायद ज्यादातर अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने को होती है, लेकिन आर्थिक और प्रौद्योगिकी की ताकत भी महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि सैन्य शक्ति का यही आधार होता है। तो देखिए, शक्ति संतुलन की बात करें तो दोनों देशों के पास, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है लेक्चर्स में, कि अगर मान लीजिए कि कोई देश ए है और कोई देश बी है, और दोनों के पास क्या है, समान हथियार है। क्या है? समान हथियार है। तो वो एक दूसरे पर इसका प्रयोग नहीं करेंगे, और इसी को क्या कहा गया है, सामान्य भाषा में शक्ति संतुलन कहा गया है। चलिए क्विकली चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, वैश्वीकरण के कारण विश्व में अर्थव्यवस्था को किस प्रकार गति मिली है, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर जो है हम दो पॉइंट के द्वारा इसे देख सकते हैं। पहले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं प्रतिबंधों में कमी, वस्तुओं के व्यापार में इजाफा हुआ है। अलग अलग देश अपने यहाँ होने वाले आयात पर प्रतिबंध लगाते थे, लेकिन अब ये प्रतिबंध जो है वो कम हो गए हैं, यानी कि एक दूसरे देशों में हम जाकर क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट अगर मैं यहाँ पर बात करूं, तो पारस्परिक निर्भरता की रफ्तार जो है वो तेज हुई है। वैश्वीकरण के फलस्वरूप विश्व के विभिन्न देशों में सरकार, व्यवसाय या लोगों के बीच जुड़ाव बढ़ा है। तो देख सकते हैं आप कि जो अमेरिका है, उनके लोग यहाँ पर आकर काम करते हैं, हमारे लोग अमेरिका में जाकर काम करते हैं। तो इससे क्या हुआ है, अर्थव्यवस्था में बहुत तेज गति से विकास हुआ है। तो आई होप अब आप ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ गए होंगे। क्विकली चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो भारतीय राजनीति से संबंधित है, जिसे हम मंडल मुद्दा या मंडल आयोग के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन क्या है, मंडल आयोग के गठन के कोई दो कारण लिखिए। तो पहले कारण के रूप में हम क्या लिख सकते हैं कि भारतीय समाज के विभिन्न तबकों के बीच शैक्षिक और सामाजिक पिछड़ेपन की व्यापकता का पता लगने लगा था। क्यों पता लगने लगा था? क्योंकि शैक्षिक और सामाजिक पिछड़ापन भारतीय राजनीति में उस समय एकदम चरम पर था। दूसरे पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि पिछड़े वर्ग की स्थिति को सुधारने के उपाय बताने के लिए भी मंडल आयोग का जो है वो गठन किया गया था। तो आई होप अब आपको आपका सेकंड सेक्शन जो कि 12 मार्क्स का था, उसके भी सभी क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अब क्विकली चलते हैं हमारे थर्ड सेक्शन की तरफ, जो कि 4 मार्क्स के लिए है। और यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, जापान को सत्ता के एक नए केंद्र के रूप में क्यों देखा जाता है। यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, क्योंकि ये आपके सिलेबस में जुड़ा एक नया टॉपिक है। तो जापान के पास प्राकृतिक संसाधनों की अगर हम बात करें तो वो क्या है, कम है, और वह ज्यादातर कच्चे माल के लिए, यानी कि रॉ मटेरियल के लिए
क्या करता है, आयात करता है। इसके बावजूद भी जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बड़ी तेज गति से क्या करी है, प्रगति करी है। जैसा कि हमने अपने रेगुलर क्लासेस में भी आपको बताया कि जापान ही वो देश है जहां पर हिरोशिमा नागासाकी पर जो अमेरिका द्वारा परमाणु बम थे 6 अगस्त और 9 अगस्त को गिराए गए थे, लेकिन उसके बाद भी उसने अपने घुटने नहीं टेके और अपने विकास को और तेज गति प्रदान करी। तो यहाँ पर पहले पॉइंट के रूप में हम क्या देख सकते हैं कि उच्च प्रौद्योगिकी के उत्पादन जैसे कि सोनी, पैनासोनिक जैसे जो बड़े ब्रांड हैं, उसको बनाने के लिए क्या है, जापान एक प्रसिद्ध देश है। 1964 में जापान ने ओईसीडी का सदस्य बना था। तो इसकी डिटेल लेक्चर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है बेटा, तो वहां पर आप इसे चेक कर सकते हैं कि ओईसीडी है क्या। थर्ड पॉइंट जो है वो 2017 में जापान की जो अर्थव्यवस्था है, विश्व में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वो आंकी गई है। फोर्थ पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि एशिया के देशों में अकेला जापान ही है जो कि G7 का सदस्य देश है। नेक्स्ट पॉइंट हम कह सकते हैं कि जापान यूएनओ के बजट में लगभग 10% का योगदान करता है। बजट में अंशदान करने के लिहाज से पूरे विश्व की बात करें तो जापान जो है वो दूसरा सबसे बड़ा देश है। और लास्ट पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि जापान की सैन्य व्यय करके जीडीपी का केवल 1% है, फिर भी सेना व्यय के हिसाब से विश्व में जापान का सबसे बड़ा 7वां स्थान है। तो उपरोक्त तथ्यों को आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि जापान शक्ति के नए केंद्र के रूप में एक प्रभावकारी देश रहा है। चलिए जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20। तो 1978 के बाद चीन में आए किन्हीं दो आर्थिक सुधारों का वर्णन कीजिए। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि 1978 में तत्कालिक नेता कौन थे, देंग शोपिंग थे, और उन्होंने आर्थिक सुधारों और खुले द्वार की नीति की क्या की थी, घोषणा की थी। और इसी आधार पर क्या कहा जा सकता है कि 1982 में खेती का क्या किया गया, निजीकरण किया गया, उसका प्राइवेटाइजेशन किया गया। कृषि के निजीकरण के कारण कृषि उत्पाद तथा ग्रामीण आय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होती है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निजी बचत का परिणाम जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और इससे ग्रामीण उद्योगों की तादाद जो है वो बहुत तेजी से बढ़ती है। सेकंड पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि आर्थिक सुधारों की अगर बात की जाए तो व्यापार के नए कानून तथा विशेष आर्थिक जोन, जिसे कि हम किस नाम से जानते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नाम से जानते हैं, SEZ के नाम से जानते हैं, के निर्माण से विदेश व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। 1998 की बात करें तो 1998 में उद्योगों का निजीकरण किया तथा व्यापार संबंधी अवरोधों को केवल विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए हटाया गया जहां विदेशी निवेशक अपने उद्यम लगा सकते हैं। तो आई होप अब आपको क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो भी बहुत ज्यादा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। सुरक्षा परिषद की संरचना और कार्यों का वर्णन कीजिए। तो देखिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन है सुरक्षा परिषद की संरचना, और 2 मार्क्स का क्वेश्चन है कि उसके कार्य क्या हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं इसकी संरचना कैसी है। तो सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य होते हैं जो कि हमने रेगुलर क्लास में भी डिस्कस कर रखा है, तथा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्यों को एक विशेष अधिकार दिया गया है जिसे हम वीटो अधिकार के नाम से जानते हैं, और इसकी सदस्यता स्थायी होती है। अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और उनकी जगह नए सदस्यों का चयन किया जाता है। कितने वर्षों के बाद, 2 वर्षों के बाद। 2 साल तक अस्थायी सदस्य रहने के तत्काल बाद किसी देश के लिए फिर से इस पद के लिए चुना नहीं जाता, तो उसको अपने असेंडिंग ऑर्डर में ही चुना जाता है। तो इन पॉइंट्स को लिखने से आपको केवल कितने मार्क्स मिलेंगे, 2 मार्क्स मिलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सुरक्षा परिषद के कार्य। तो इसका सबसे पहला कार्य क्या है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को कायम करना या उसे बनाए रखना। सेकंड पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों को लागू कर सकती है। थर्ड पॉइंट हम यहाँ पर देख सकते हैं, सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के माध्यम से सैनिक कार्रवाई जो है किसी देश के प्रति की जा सकती है अगर वो वैश्विक खतरा हो तो। चौथा और लास्ट पॉइंट हम यहाँ पर देख सकते हैं, शांति अभियानों में भाग ले सकती है। तो इनमें से कोई से भी 2 पॉइंट जो है जो कि आपके डिस्प्ले पर भी आ रहे हैं, आपने अगर अपने आंसर शीट में लिखे हैं तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। भारत की विदेश नीति के निर्देशित करने वाले किन्हीं 2 सिद्धांतों को संक्षेप में लिखिए। तो देखिए यहाँ पर भी 2
2+2=4 लिखा हुआ है, यानी कि आपको एक सिद्धांत लिखने के कितने अंक मिलेंगे? 2 अंक मिलेंगे और आपको यहाँ पर दोनों लिखने हैं। तो पहला आप एक्सप्लेन कर कर क्या लिख सकते हैं कि भाई साम्राज्यवाद का विरोध जो है वो भी उसकी विदेश नीति है, पंचशील का सिद्धांत जो है वो भी उसकी विदेश नीति है, वासुदेव कुटुंबकम जो है वो भी उसकी विदेश नीति है। तो इनमें से कोई सा भी आप 2 पॉइंट को आपको लेकिन यहाँ पर एक्सप्लेन कर कर लिखना होगा। चलिए जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि राजनीतिक सुलह के लिए अलगाववाद की समस्या से बड़े कारगर तरीके से निपटा जा सकता है, कोई एक उदाहरण देते हुए उपयुक्त कथन को औचित्य सिद्ध करे। तो देखिए पहली बार में आपको ऐसा हो सकता है कि ये क्वेश्चन ना समझ में आया हो, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्या कह रहा है? सुलह का मतलब क्या होता है? बातचीत। तो राजनीतिक सुलह यानी कि राजनीतिक लोग अगर बातचीत करते हैं तो उसके द्वारा क्या किया जा सकता है? अलगाववाद की जो समस्या है, जो बहुत बड़ी समस्या है, जिसे हमने क्षेत्रीय आकांक्षाओं में भी डिटेल में पढ़ा, उससे निपटा जा सकता है। तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं? एग्जाम्पल के लिए हम मिजो नेशनल फ्रंट को देख सकते हैं। अगर इसका डिटेल लेक्चर आपको देखना है तो नीचे यहाँ पर क्षेत्रीय आकांक्षाओं वाले चैप्टर का लिंक आपको मैं दे दूंगा, वहां से आप इसे देख सकते हैं। 1996 में मिजो नेशनल फ्रंट की आजादी की मांग करते हुए सशस्त्र अभियान शुरू किया। किसने किया था? मिजो नेशनल फ्रंट ने किया था। लाल डेगा मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक और नेता थे। भारत के खिलाफ 2 दशक तक सशस्त्र संघर्ष का नेतृत्व जो है वो किसके द्वारा किया गया? लाल डेगा के द्वारा किया गया। और अंत में अगर हम बात करें 1986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जो कि उस समय राजीव गांधी थे और लाल डेगा के बीच क्या हुआ? एक समझौता हुआ, जिसे कई बार लाल डेगा समझौते के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अंतर्गत मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा एवं विशेष अधिकार मिले। मिजो नेशनल फ्रंट अलगाववादी संघर्ष की राह छोड़ने पर राजी हो गया। और आज की बात करें तो आज मिजोरम पूर्वोत्तर का सबसे शांतिपूर्ण राज्य है। इसमें कला, साहित्य तथा विकास की दिशा में अच्छी प्रगति की है। मिजोरम के उदाहरण से पता चलता है कि राजनीतिक सुलह के जरिए अलगाववाद जैसी जो बहुत बड़ी समस्या है उसको बड़े ही प्यार से, बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से निपटा जा सकता है। तो यहाँ पर बेटा जो आपका सेक्शन सी है जो कि 20 मार्क्स का था, जहां पर 4 क्वेश्चन है और यहाँ पर आपको कोई ऑप्शन नहीं मिला है, तो इसका आंसर जो है हम कर चुके हैं। तो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया है तो प्लीज एक बार चैट बॉक्स में थम्स अप कर देंगे। राधिका, निशा, मोहन, रमेश, चलिए चलिए सबको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं। हमारे जो नेक्स्ट सेक्शन है वो क्या है? सेक्शन डी। तो ये जो सेक्शन डी है बेटा, ये भी आपका कितना है? 12 मार्क्स के लिए। और यहाँ पर आपका पैसेज, पिक्चर और मैप, ये तीनों क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो पैसेज आपके सामने ऑलरेडी है, तो मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, हम सीधा चलेंगे आंसर की तरफ। यहाँ पर पहले आंसर के रूप में हम देख सकते हैं कि पहला बांध विरोधी आंदोलन किस देश में चला था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है बेटा? आंसर सी है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वहां पर सबसे पहले बांध विरोधी आंदोलन चलाया गया। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? बांध विरोधी आंदोलन का उद्देश्य है, तो यहाँ पर क्या उद्देश्य है? नदियों को बचाना, ये भी बिल्कुल ठीक है। पर्यावरण की रक्षा, ये भी बिल्कुल ठीक है। नदी किनारे की भूमि तथा पर्वतीय वनों को बचाना, तो ये भी ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, यानी कि तीनों पॉइंट जो है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पैसेज बेस है वो क्या है? स्वतंत्रता के पश्चात भारत के प्रसिद्ध बांध विरोधी आंदोलन डैश है। तो यहाँ पर देखिए चिपको आंदोलन जो है वो क्या है? ये है तो प्रकृति से संबंधित ही, लेकिन बांध से संबंधित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पेड़ों से चिपका गया था। जल बचाओ आंदोलन जो है ये भी नहीं है। मुशैली सत्याग्रह जो है वो भी यहाँ पर राइट आंसर नहीं है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है बेटा? नर्मदा बचाओ मूवमेंट जो है वो सबसे बड़ा स्वतंत्रता के बाद प्रसिद्ध बांध विरोधी आंदोलन रहा है। तो आई होप अब आपको क्वेश्चन नंबर 24 भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो बेसिकली क्या है? एक मैप बेस्ड क्वेश्चन है, और आपको अपनी आंसर शीट में क्या करना होता है इसके बारे में हम पहले से ही चर्चा कर चुके हैं। तो इस तरीके का एक डायग्राम होता है, वो आपको मेंशन करना होता है वहां पर, और इन क्वेश्चंस के आंसर और इनसे रिलेटेड जो स्टेट है उसको आपको यहाँ पर लिखना होता है। हम यहाँ पर डायरेक्टली आंसर की तरफ चलते हैं। फर्स्ट का जो आंसर है वो क्या है? सी। और यहाँ पर अगर हम राज्य की बात करें तो कौन सा राज्य है? वो उड़ीसा जो है वो उसका राज्य है। सेकंड का जो आंसर है वो क्या है? संबंधित अक्षर ए है। और यहाँ पर राज्य क्या है? तमिलनाडु। क्या राज्य है बेटा? तमिलनाडु जो है वो यहाँ पर राज्य है।
थर्ड की बात करें, थर्ड का जो राइट आंसर है वो क्या है, बी है। और यहाँ पर जो आपका आंसर क्या है, हरियाणा है। क्लियर है बेटा, हरियाणा जो है वो यहाँ पर आपका राइट आंसर है। और लास्ट जो है वो बचा आपका डी। तो डी यहाँ पर क्या है, पंजाब है। और यहीं से आपका ये जो 25th क्वेश्चन है, आपको इसी तरीके की तालिका के आधार पर लिखना होता है। 25 के लिए जो ब्लाइंड बच्चे उनके लिए भी एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हम उस क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करेंगे, उसे यहाँ पर हम स्किप कर रहे हैं। तो चलिए क्विकली चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 जो है बेटा वो आपका पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है। और यहाँ पर भी क्या है, आपको एमसीक्यू फॉर्म में ही आंसर्स को फ्रेम करना है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1950 में चीन ने क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। तो कौन से क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही लिखा है कमेंट बॉक्स में बेटा। ये क्या है, तिब्बत जो है उस पर किसने कब्जा कर लिया था? चीन ने कर लिया था। दूसरा क्वेश्चन है, वर्ष 1959 में भारत को शरण दी। भारत ने किसको शरण दी? जी जी बिल्कुल राहुल, आपने बिल्कुल सही आंसर मार्क किया है बेटा। दलाई लामा जो है उनको भारत ने क्या दी थी, शरण दी थी। और इसी के बाद से भारत और चीन के संबंधों में जो है वो समस्याओं को देखा जा सकता है। चलिए जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, भारत चीन युद्ध में निम्नलिखित में से किस देश की भूमिका तटस्थ रही? यानी कि कौन सा देश जो है उसने इसमें कोई भी रुचि नहीं दिखाई। और यहाँ पर बेटा जो आपका राइट आंसर है वो क्या है, सोवियत संघ। तो सोवियत संघ ने भारत चीन युद्ध में तटस्थ रहने की जो भूमिका है उसे निभाया था। और यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन जो आपका फोर्थ है वो क्या कह रहा है, 1962 में संकट की घड़ी में भारत को किस देश ने सैन्य मदद की गुहार लगानी पड़ी थी? तो 1962 की बात करेंगे तो अमेरिका से भारत ने क्या कहा था, मदद की गुहार लगाई थी। तो यहाँ पर 26 क्वेश्चन भी हमारा पूरा सॉल्व हो चुका है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब जल्दी से चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो कि है सेक्शन ई, जो कि आपका 24 मार्क्स का है। और यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चंस में लगभग ऑप्शन मिलने वाले हैं। तो क्वेश्चन पेपर स्टूडेंट्स आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो हम क्वेश्चंस को यहाँ पर आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो आपको डिस्प्ले आएगी वो सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स की रहेगी। तो यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन जो है, जो कि आपका 6 मार्क्स का है, क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मानी जाने वाली महाशक्ति सोवियत संघ अचानक से बिखर गई। आपके अनुसार इसके पीछे कौन से कारक जो है वो इंपॉर्टेंट है? कोई 3 कारक आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर कर बताने। तो पहले कारक के रूप में हम क्या देख सकते हैं कि जनता की आकांक्षाओं को पूरा ना कर पाना। जैसा कि हमें पता है कि सोवियत संघ की राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं अंदरूनी रूप से क्या हो चुकी थी, कमजोर हो चुकी थी। और इसी कारण वो क्या है, जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने में नाकामयाब रही। अनेक वर्षों तक अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध रही, यानी कि उसमें कोई ज्यादा बहुत बड़ी गति नहीं थी। इससे उपभोक्ता वस्तु यानी कि जो डेली नीड की उनकी फंडामेंटल चीजें हैं उसमें भी क्या आने लगी, कमी आने लगी। और सोवियत संघ एक बड़ी आबादी अपनी राज्य व्यवस्था का खुलेआम उनसे सवाल पूछने लगी, उनका विरोध करने लगी। तो हम पहले कारण के रूप में इसे देख सकते हैं। दूसरे कारणों की बात करें तो संसाधनों का जो गलत प्रयोग है वो भी एक बड़ी भूमिका निभाता है। सोवियत संघ ने अपने संसाधन जो है वो पूरी यूरोप के अपने पिछलंगू देशों के विकास पर खर्च किए, जबकि उन्हें खर्च कहाँ करना चाहिए था, अपनी देश की जनता पे करना चाहिए था। और वो खर्च क्यों किए, ताकि सोवियत संघ के नियंत्रण में बने रहे। इससे सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था पर गहरा दबाव पड़ा और सोवियत व्यवस्था जो है इसका सामना नहीं कर पाई। थर्ड पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा का जो था उस समय वहां पर उभार हो रहा था। रूस और बाल्टिक गणराज्य में, जिसके अंदर शामिल है एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, यूक्रेन तथा जॉर्जिया जैसे सोवियत संघ के विभिन्न राज्यों का उभार जो है उसमें शामिल हुआ था। राष्ट्रीयता और संप्रभुता के भावों का उभार सोवियत संघ के विघटन का एक प्रमुख कारण बना। तो देखिए यहाँ पर तो मैं आपके साथ 3 पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं। अगर आपको इसके अलावा भी कोई पॉइंट्स याद आता है तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर लकीर का फकीर नहीं बनना है कि जो सर ने बताया वही आंसर हो सकता है। इसके अलावा भी अगर कोई वैल्यूएबल पॉइंट है तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 27 का ही अथवा वाला क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रथम खाड़ी युद्ध क्या था, इसका प्रमुख कारण क्या था, और कुछ पर्यवेक्षकों ने इसे कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा क्यों दी? तो देखिए है तो क्वेश्चन 6 मार्क्स का, लेकिन 2 मार्क्स इसके लिए, 2 मार्क्स इसके लिए और 2 मार्क्स आपको इसके लिए दिए जाएंगे। तो क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है उसका आंसर क्या है, वो यहां से यहां तक है कि 1990 के अगस्त में इराक ने कुवैत पर हमला किया और बड़ी तेजी से उस पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया।
इराक को समझाने बुझाने की जितनी भी कोशिशें थी, चाहे वो राजनीतिक कोशिशें थी, वो क्या रही, नाकाम रही। और उसके बाद यूएन ने, संयुक्त राष्ट्र ने कुवैत को मुक्त कराने के लिए बल प्रयोग की अनुमति दे दी। और अगर इस बल प्रयोग की बात करें तो 34 देशों की मिलीजुली और लगभग 6,60,000 सैनिकों की भारी भरकम फौज ने इराक के विरुद्ध जो है वो मोर्चा खोल दिया और उसे क्या कर दिया, उसे परास्त कर दिया। और इसे ही हम क्या नाम से जानते हैं, प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जानते हैं। तो पहले पार्ट का आंसर तो ये हो गया। इसका प्रमुख कारण क्या था, तो दूसरा पॉइंट यहां से यहां तक है कि प्रथम खाड़ी युद्ध में 34 देशों की मिलीजुली सेना के 75% सैनिकों की बात करें तो वो किसके थे, अमेरिका के ही थे। प्रथम खाड़ी युद्ध से यह बात स्पष्ट हो गई कि बाकी देश सैन्य क्षमता में अमेरिका से क्या है, बहुत ज्यादा पीछे हैं। और प्रौद्योगिकी के धरातल पर अमेरिका बहुत आगे जो है वो निकल चुका है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट का आंसर क्या रहेगा कि अमेरिका ने इस युद्ध में तथाकथित स्मार्ट बमों का प्रयोग किया था और इसी प्रयोग के चलते कुछ पर्यवेक्षकों ने इसे कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा दी कि बहुत सारे लोग जो है इसे अपने टीवी और कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे थे, कंप्यूटर पर देख रहे थे। इसी कारण इसे क्या कहा गया, कंप्यूटर युद्ध भी कहा गया या कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा दी गई। तो आई होप अब आपको ये पॉइंट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर क्या कह रहा है कि सरदार पटेल ने भारतीय एकीकरण में किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो हम इस क्वेश्चन को इतनी बार डिस्कस कर चुके हैं कि ये तो अब आपको रट जाना चाहिए कि स्वतंत्रता के समय रजवाड़ों के एकीकरण की जो समस्या थी वो राष्ट्रीय एकता और भारत की अखंडता के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। और इसमें क्या है, 565 देशी रियासतों को भारत में सरदार पटेल के द्वारा विलय कराया गया। कुछ ऐसी रियासतें भी थी जिनको भारत में विलय कराने में सरदार पटेल को थोड़ा सा बल प्रयोग भी करना पड़ा, जैसे कि हम देख सकते हैं हैदराबाद, जूनागढ़। और यहाँ पर हम कश्मीर को भी देख सकते हैं, कश्मीर को भी भारत संघ में शामिल करने में जो समस्याएं हैं उसका सामना करना पड़ा। लेकिन इसके बाद भी सरदार पटेल ने 565 देशी रियासतों को भारत संघ में मिलाकर एक अखंड भारत का निर्माण किया और इसी कारण उन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको इस क्वेश्चन में केवल इतना ही लिखना था। नेक्स्ट इसका अगर अथवा वाले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 28 का ये जो अथवा वाला क्वेश्चन है कि सन 1947 में भारत में हुए विभाजन के 3 परिणामों की विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए। तो पहला पॉइंट क्या देख सकते हैं कि आबादी का स्थानांतरण, दूसरा है संपदा का बंटवारा और तीसरा है अल्पसंख्यकों की समस्या। तो इन्हीं 3 पॉइंट्स को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन कर कर यहाँ पर लिखना है। तो ऑलरेडी आंसर आपके डिस्प्ले पर है, तो आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट लेके जरूर पढ़ लेंगे। लेकिन इसके बावजूद अगर आपको कोई और पॉइंट भी आता है तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि 1960 के दशक को कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में सिंडिकेट का अर्थ बताइए और सिंडिकेट ने कांग्रेस पार्टी में क्या भूमिका निभाई उसे भी आपको यहाँ पर बताना है। तो सिंडिकेट का अर्थ क्या है, पहले तो ये देख लेते हैं कि कांग्रेस में एक प्रभावशाली समूह था, उसे ही हम सिंडिकेट के नाम से जानते हैं, जिसमें के कामराज, एस निजिलम्पा जैसे वरिष्ठ अधिकारी नेता जो थे वो शामिल थे। कांग्रेस नेताओं के इस समूह को अनौपचारिक रूप से कई बार सिंडिकेट के नाम से इंगित किया जाता था, सिंडिकेट के नाम से जाना जाता था। और अगर पार्टी में या संगठन में नियंत्रण की बात करें तो इस समूह के नेताओं का पार्टी के संगठन पर क्या था, पूरा नियंत्रण था। और के कामराज जो हैं वो इनके हेड यानी कि मुखिया भी माने जाते थे। और सिंडिकेट के कांग्रेस पार्टी में भूमिका की बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री और इसके बाद इंदिरा गांधी दोनों ही सिंडिकेट की सहायता से क्या बन पाए थे, प्रधानमंत्री बन पाए थे। इंदिरा गांधी ने पहले मंत्रिपरिषद में इस समूह में निर्णायक भूमिका रही। इसने उस समय नीतियों के निर्माण और क्रियान्वयन में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। कांग्रेस के विभाजन होने के पश्चात यानी कि उसके बाद अगर हम बात करें तो सिंडिकेट के नेताओं और उनके प्रति निष्ठावान कांग्रेस ओ में ही रहे और भारतीय राजनीति में बड़े और ताकतवर नेता 1971 के बाद प्रभावहीन हो गए। तो यहां पर आपको इस क्वेश्चन में इतना ही लिखना है। जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि अथवा वाला है। अथवा वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या कह रहा है, भारतीय सामाजिक वैज्ञानिकों ने भारत की राजनीति में स्वतंत्रता के पश्चात 3 लोकतांत्रिक अभ्युत्थानों की पहचान की है, इन तीनों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये वाला क्वेश्चन भी हम बहुत बार डिटेल में इसको समझ चुके हैं। तो यहाँ पर 3 जो है वो अभ्युत्थान है। पहला क्या है, 1950 से 70s के दौर का है, जिसमें केंद्र और राज्य
दोनों में लोकतांत्रिक राजनीति में वयस्क मतदाताओं की बढ़ती सहभागिता पर आधारित था। दूसरे अभ्युत्थान की बात करें तो 1980 के दशक में समाज में जो अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा ओबीसी वर्ग जो है उसकी बढ़ती सहभागिता को देखा गया है। और थर्ड की बात करें तो 1990 के दशक में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के युग में जो प्रतिस्पर्धी बाजार बना है, उसे रखकर देखा जा सकता है। और यहाँ पर हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है बेटा 30th क्वेश्चन है, उसकी अगर हम बात करें तो वो क्या कह रहा है, भारतीय राजनीति में कड़े मुकाबले और बहुतों से संघर्ष के बावजूद अधिकतर दलों के बीच एक व्यापक सहमति है। इस कथन के समर्थन में कोई 3 तर्क लिखे। तो देखिए आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वहां से ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पर 3 तर्क हम क्या देख सकते हैं कि नई आर्थिक नीति पर क्या थी, सबकी सहमति थी। पिछड़ी जातियों के राजनीतिक और सामाजिक दावों की स्वीकृति की अगर हम बात करें तो वहां पर भी सभी दलों की क्या थी, सहमति थी। और अगर हम लास्ट पॉइंट की यहाँ पर बात करें तो विचारधारा के स्थान पर कार्य सिद्धि पर अधिक जोर जो है वो दिया जाना चाहिए। और ये भी वो तीसरा पॉइंट है जहां पर सबकी सहमति थी। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे डिटेल में पढ़ भी लेना। 2-3 लाइनें बेटा, आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेक्चर क्योंकि लंबा हो चुका है। यहाँ पर हम लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो 30th का जो लास्ट क्वेश्चन है वो अथवा वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 21वीं सदी में प्रशासन को आम आदमी के दरवाजे तक ले जाने वाले केंद्रीय सरकार की किन्हीं 2 योजनाओं की व्याख्या करें। तो यहाँ पर हमने अपने रेगुलर लेक्चर में 6-7 जो योजनाएं हैं उनकी डिटेल में चर्चा कर रखी है, तो आप उस लेक्चर को भी देख सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 2 की बात करें, स्वच्छ भारत अभियान और जनधन योजना। तो इन दोनों अभियानों के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। जो स्वच्छ भारत अभियान है वो 2 सेक्टर्स में चलाया गया 2014 तक, और दूसरा जो है वो 2019 से जो है वो चलाया गया। और जनधन योजना में हम सभी को पता है कि जीरो बैलेंस पर जो है वो आपके अकाउंट खोले गए थे। तो उन्हीं पॉइंट्स को आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। और अगर इसके अलावा भी अगर आपको कोई और पॉइंट पता है तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो आई होप अब आपको प्री बोर्ड का जो पूरा सैंपल पेपर है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जहां पर किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।